एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम विम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन एज पर न्यू सिलेबस। और आज हम देखेंगे उसका लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम टॉपिक देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इसको इंट्रोडक्शन कहा गया है लेकिन बहुत डिटेल में होगा इंट्रोडक्शन, और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सब लोग ध्यान दोगे, पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर अगर आपको ठीक से समझ में आएगा तो आगे के सभी टॉपिक्स आपको बहुत इजी लगेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3, जो हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, जैसे हमने लास्ट टू चैप्टर स्टडी किए हैं। उसके साथ साथ हम इसके रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और सभी टॉपिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इन 1803 में जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने कहा था कि सभी स्टेट्स ऑफ मैटर्स जो होते हैं, मतलब सभी सब्सटेंस जो होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेस हो, चाहे कौन सा भी सब्सटेंस हो, उसका जो छोटा पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एटम। और इस थ्योरी को सबसे बड़ी थ्योरी माना गया था, बहुत ही बड़ा इन्वेंशन माना गया था जो जॉन डाल्टन ने किया था इन 1803 में, कि जो भी सब्सटेंस होते हैं उनका सबसे छोटा पार्टिकल, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, इस पार्टिकल को हम लोग एटम बोलते हैं। और एटम की थ्योरी को सबसे बड़ी थ्योरी माना गया था। लेकिन उसके बाद कुछ सालों में, मतलब 1873 में, वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को इन्वेंट किया था, लेकिन सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है दो साइंटिस्ट का। उनका नाम है मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। ऐसे दो साइंटिस्ट हैं जिनका सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है क्योंकि इनकी ही थ्योरी मानी जाती है। इन्होंने फिर एक थ्योरी का इन्वेंशन किया जिसको नाम दिया गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब क्या, जॉन डाल्टन ने सिर्फ एटम का इन्वेंशन किया था, लेकिन मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का कहना था कि ये एटम जो है वो बस एक ही जगह पे नहीं होते, बल्कि ये जो एटम्स है, इन एटम्स को मोशन होती है, दे आर इन मोशन। एटम इन मोशन मतलब वो कंटिन्यूअसली हेयर एंड देयर मूव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से ट्रैवल होते रहते हैं, मतलब उनको स्पीड होता है, उनको वेलोसिटी होती है, वो मोशन में होते हैं, ऐसा मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने कहा। और काइनेटिक, यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि पता है अभी वो स्पीड में है, मतलब उनको कौन सी मोशन है, काइनेटिक मोशन है। उनको कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ऐसे माना गया, इसीलिए इसको कहा जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब वापिस यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, मैम यहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, ऐसे 3 स्टेट्स होती है मैटर की, फिर हम लोग गैसेस ही क्यों लेते हैं? क्योंकि गैसेस, देखो, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो बहुत नजदीक होते हैं, उनके जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, मतलब इनके एटम्स ज्यादा मोशन में नहीं रहेंगे एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड के थोड़े बहुत एक दूसरे में उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, लेकिन इनसे भी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किसका होता है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स का होता है, गैसेस के एटम्स का होता है। मतलब उनकी जो मोशन रहेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। इसीलिए एटम की मोशन को स्टडी करने के लिए उन्होंने जो स्टेट चॉइस की वो कौन सी थी, गैसेस की थी, इसीलिए इसको नाम दिया गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बच्चों, ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बनाई गई, एटम्स इन मोशन, इसके लिए मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने कुछ अजम्पशंस लिए थे। मतलब उन्होंने जो थ्योरी बनाई थी वो गैसेस के लिए बनाई थी, लेकिन कौन से गैसेस के लिए बनाई थी वो थ्योरी उन्होंने रियल गैसेस के लिए वो ज्यादा
वेरीफाई नहीं हो रही थी रियल गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस के लिए वो सबसे ज्यादा वेरीफाई हो रही थी। इसीलिए उन्होंने कुछ अजम्पशंस के बेस पे आइडियल गैसेस कंसिडर करके ये थियरी बनाई थी। मतलब उनकी जो थियरी है वो आइडियल गैसेस के लिए ही वैलिड थी। तो आइडियल गैसेस का मतलब क्या था, उनके कुछ अजम्पशंस थे। वो अजम्पशंस क्या थे वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। वो अजम्पशन कौन से थे, एक सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन जो है वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने जो एजम्पशन किया था वो ऐसा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल्स है गैसेस के, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बिल्कुल भी नहीं है, टोटली एब्सेंट है। ये सबसे बड़ा अजम्पशन उन्होंने कंसीडर किया था। तभी वो मॉलिक्यूल्स यहाँ से वहां स्पीड में है, उनको वेलोसिटी है, दैट मीन्स दे आर इन रैंडम मोशन, ऐसे उन्होंने बोला। तो ये सबसे बड़ा अजम्पशन था जिसके बेस पे उन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बनाई थी। क्या अजम्पशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज एब्सेंट इन आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस में ये फोर्स बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन रियल गैसेस में ये थोड़ा बहुत है। ये थियरी उन्होंने अज्यूम की, ये सबसे बड़ा अजम्पशन उन्होंने किया और उसके बेस पे ही उन्होंने ये थियरी डेवलप की थी। उसके बाद देखो बच्चों, और एक टॉपिक हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले जो कि आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया है। वो आपको आता है बट थोड़ा बहुत मैं उसको रिवाइज करने वाली हूँ। वो टॉपिक क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। तीनों में क्या डिफरेंस है देखो। तो सबसे पहला डिफरेंस देखो क्या है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्सेस पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटर एटॉमिक फोर्स होता है तो पार्टिकल बहुत ही क्लोज होते हैं। लिक्विड में कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स आर वीक एंड दस पार्टिकल्स आर लिटिल अवे फ्रॉम ईच अदर। लिक्विड में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स एटम्स में थोड़ा वीक होता है तो पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं। लेकिन गैसेस में देयर इज नॉट इंटर एटॉमिक फोर्स प्रेजेंट इन आइडियल गैस, दस पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब इससे हम लोग एक ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस सॉलिड में बहुत स्ट्रांग होते हैं, लिक्विड में उससे थोड़े कम होते हैं, और गैसेस में, आइडियल गैसेस में वो बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस देखो क्या है, सॉलिड्स हैव डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ये तो आपको पता ही है। लिक्विड्स डू नॉट पोजेस डिफाइनाइट शेप बट हैज वॉल्यूम। लिक्विड जो कंटेनर में आप डालोगे वो उसका शेप लेता है, मतलब उसको डिफाइनाइट शेप नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स्ड होता है। बट गैसेस डू नॉट हैव डिफाइनाइट शेप एज वेल एज वॉल्यूम। गैसेस को ना शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। देन थर्ड डिफरेंस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इन सॉलिड्स। दो एटम्स के बीच में जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है, वो कितना होता है, इट इज नियरली इक्वल टू 10⁻10 मीटर। इसको आप 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम में भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻10 मीटर होता है। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इन लिक्विड्स इज कितना होता है, 2 × 10⁻10, ये थोड़ा ज्यादा होता है, उसको हम 2 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। और गैसेस में जो है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इन गैसेस इज 10⁻9 मीटर होता है। तो ये तीनों में मतलब थोड़ा ज्यादा होता है, माइनस वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, मतलब माइनस मतलब थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये तीनों का डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है इंटर एटॉमिक फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, वीक और बहुत ही वीक, और मतलब नहीं के बराबर गैसेस में। इनको डिफाइनाइट शेप है सॉलिड को, लिक्विड को नहीं है, वॉल्यूम है। गैसेस में लिक्विड शेप भी नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है डिफाइनाइट। सॉलिड्स में इंटर एटॉमिक स्पेसिंग 10⁻10 होता है, लिक्विड में 2 × 10⁻10 मीटर होता है, और गैसेस में इट इज 10⁻9 मीटर होता है। ये तीनों का डिफरेंस है जो आपको में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में उन्होंने डाला है। देखो बच्चों, अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लर्न करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें गैस लॉस पता होने ही चाहिए, जो कि गैस लॉस, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं, गैस लॉस होते क्या है, गैस लॉस हम किसको बोलते हैं। आपके नोट्स में उन्होंने एक क्वेश्चन डाला है, व्हाट आर गैस लॉस। गैस लॉस है क्या एग्जैक्टली तो देखो, गैस अगर हम कंसिडर करें, गैस अगर हम स्टडी करें तो उससे रिलेटेड 3 फिजिकल क्वांटिटीज डेफिनेटली आती है। वो कौन सी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो जो थियरी, जो लॉज
हमें ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन बताते हैं, उन लॉज को हम लोग बोलते हैं गैस लॉज। दैट मीन्स लॉज दैट रिलेट द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस आर नोन एज गैस लॉज। ऐसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये गैस लॉज 3 टाइप्स में डिफाइन किया है, उसके 3 लॉज बनते हैं, 3 बेसिक गैस लॉज हैं। पहला बॉयल्स लॉ, जो कि बॉयल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया था, और वो कौन से ईयर में बनाया था? इट इज इन 1661। देखो 1803 में एटम का इन्वेंशन हुआ, लेकिन उसके पहले गैस लॉज बने थे। वो कब बना था? 1661 में। और नियरली 1781 में चार्ल्स लॉ बना था। तो ऐसे मतलब इनके पहले भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले ये लॉज बने, गैस लॉज बने, उसके बाद एटम का इन्वेंशन हुआ 1803 में, जो कि जॉन डाल्टन ने बताया था। तो आज हम लोग ये तीनों लॉ का स्टेटमेंट भी डिफाइन करने वाले हैं। तीनों लॉ क्या बताते हैं? रिलेशन देते हैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। एक्चुअली ये ऑलरेडी हम लोग 11th स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग बस इसको ओवरलुक करेंगे, क्योंकि मे भी आपको पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, और तीनों के ऊपर बेस्ड है आगे की पूरी थ्योरी, इसलिए मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ। तो बच्चों देखो, सबसे पहला लॉ क्या बताता है? बॉयल्स ने क्या किया था? टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रखे उसने। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में क्या रिलेशन है, इसको डिफाइन किया था। तो बॉयल्स लॉ क्या था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम या फिर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बोलो, या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोलो। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। देखो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमने एक कंटेनर में गैस लिया और गैस को पिस्टन से फिक्स कर दिया ऐसे। मतलब ये पिस्टन क्या करेगा? प्रेशर चेंज करने का काम करेगा, और यहाँ से हम लोग टेम्परेचर हीट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हीट अप्लाई करने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कुछ देर तक, लेकिन वापिस हमने यहाँ पे इसका टेम्परेचर कांस्टेंट किया। मतलब टेम्परेचर हमने सपोज 20 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड कर दिया, और प्रेशर, वॉल्यूम हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो वॉल्यूम, अगर आपको ये वॉल्यूम बढ़ाना है तो आपको पिस्टन ऊपर लेना पड़ेगा। अगर हम पिस्टन ऊपर लेते हैं तो प्रेशर कम होगा। पिस्टन ऊपर लिया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। पिस्टन अगर नीचे नीचे लाओगे तो प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। इसका मतलब ये जो दोनों है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसे बॉयल्स ने स्टेटमेंट दिया था। मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर फिक्स, इसको अगर स्टेट किया जाए तो स्टेटमेंट ऐसे बनेगा, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। ठीक है, लेकिन ये जो थियरी, उन्होंने थियोरेटिकल स्टेटमेंट दिया था, और अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अगर हमने यहाँ पे प्रेशर लिया और यहाँ पे वॉल्यूम लिया तो इसका ग्राफ हमें कुछ ऐसे मिलता है। तो यहाँ पे ये थियोरेटिकली ग्राफ मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये प्रैक्टिकली थोड़ा डेविएट होता है ग्राफ। मतलब दोनों लाइंस मैच नहीं होती है प्रैक्टिकली रीडिंग से, और थियोरेटिकल रीडिंग से ग्राफ हमें ऐसे मिलता है। मतलब इससे ये पता चला, अगर टेम्परेचर थोड़ा हाई रखेंगे, एट हाइयर टेम्परेचर पे ये दोनों लाइंस नजदीक होती जाती है। लोअर टेम्परेचर लिया, कम टेम्परेचर में अगर हम ये ऑब्जर्व करते हैं तो ये बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा डेविएशन हमें देता है। मतलब दोनों में इतना डिफरेंस दिखता है, लेकिन जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा आपको ये जो लाइन से नजदीक आती हुई दिखाई देंगी। इसका मतलब क्या कि हाइयर टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ फिक्स्ड है। बॉयल्स लॉ एग्जैक्ट वैल्यू हमें देता है, वेरीफाई होता है हाइयर टेम्परेचर पे, लेकिन टेम्परेचर अगर हमने लोअर रखा तो ये वेरीफाई नहीं होता। इसका मतलब एट हाइयर टेम्परेचर फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ये बात याद रखो, बॉयल्स लॉ है वो वेरीफाई होता है एट हाइयर टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे वो डेविएट होता है। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं देता, प्रूफ नहीं होता, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये बॉयल्स लॉ था पहला। चार्ल्स लॉ का भी सेम है। चार्ल्स ने क्या किया था?
चार्ल्स ने क्या किया था, देखो उसने प्रेशर कांस्टेंट रखा था, एट कांस्टेंट प्रेशर, और फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है वो उसने डिफाइन किया था। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अभी हमने प्रेशर कांस्टेंट किया, अभी देखो ये कंटेनर और यहाँ ये पिस्टन, तो यहाँ पे हमने प्रेशर कांस्टेंट किया, मतलब क्या, इस पिस्टन को लूज किया हम लोगों ने। अगर हमने इसको लूज किया और नीचे से हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली हीट बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, ये वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स जो है, यहाँ गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा स्पीड में होंगे, कोलाइड होंगे, उसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम जो है वो बढ़ता रहेगा, वॉल्यूम बढ़ता रहेगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा। दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेस। इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये किसने बताया था, चार्ल्स ने। यहाँ पे भी सेम, इसको हाइयर टेम्परेचर पे ये प्रूव होता है, लेकिन लोअर टेम्परेचर पे थोड़ा डेविएट होता है, उसकी वैल्यूज मैच नहीं होती, थोड़ा ग्राफ हमें एक्यूरेट नहीं मिलता। तो चार्ल्स लॉ क्या है, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम फॉर अ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज द चार्ल्स लॉ। और तीसरा क्या है, गे-लुजैक्स लॉ, जिसमें बताया गया कौन कांस्टेंट, अभी देखो प्रेशर, पहले टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, फिर प्रेशर कांस्टेंट रखा, अब क्या कांस्टेंट रहेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, और प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है वो देखा। देखो इससे आप बता सकते हैं, ये पिस्टन है, ये पिस्टन को आपने फिक्स्ड किया तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो प्रेशर आपको कांस्टेंट रखने के लिए पिस्टन लूज करना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाने के लिए पिस्टन फिक्स्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पिस्टन हमने फिक्स्ड किया और टेम्परेचर बढ़ाते गए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेशन की वजह से इस पिस्टन के ऊपर कोलाइड होंगे, लेकिन ये फिक्स्ड है। तो ये जैसे ही अंदर से कोलाइड करेगा, ऊपर से प्रेशर बढ़ता जाएगा, ऊपर से प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस। दोनों में रिलेशन क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कौन सा लॉ है, दिस इज गे-लुजैक्स लॉ। एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसे 3 लॉ मैंने डिफाइन किए, देखो आपको तीनों पता होनी चाहिए। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में मैंने बताई थी, अभी वापस बताती हूँ। तो वो ट्रिक देखो क्या है, TPV, टाइम पास वीडियो, बस ये 3 वर्ड याद रखो, टाइम पास वीडियो। तो इससे आपको पता चलेगा। देखो पहला क्या है, टेम्परेचर, सिर्फ पहले लॉ में बॉयल्स लॉ, पहला बी पहले आता है तो बॉयल्स लॉ पहले आएगा, फिर सी आता है मतलब चार्ल्स लॉ आएगा, फिर जी आता है, फिर गे-लुजैक्स लॉ आएगा। इनका सीक्वेंस याद रखो और ये 3 वर्ड याद रखो। टाइम पास वीडियो, सिर्फ पहले इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी दोनों में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चलो स्टेट करते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। समझ में आया? पहले हम क्या कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर, और ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलेंगे, वो रहेगा बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दूसरा, अब इसकी बारी, कौन कांस्टेंट रखेंगे हम लोग, प्रेशर, और ये दोनों का रिलेशन क्या है वो हम लोग डिफाइन करेंगे। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये होगा चार्ल्स लॉ। अब तीसरा कौन कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम, और ये दोनों में क्या रिलेशन है वो हम लोग बताएंगे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हो गए तीनों लॉ, और तीनों के आगे थोड़ा डेकोरेट कर दो। एट फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस at constant temperature pressure is inversely proportional to volume. At constant pressure volume is directly proportional to temperature. At constant volume pressure is directly proportional to temperature. ये तीनों लॉ हो गए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुजैक्स लॉ, और तीनों को कहा जाता है गैस लॉज।
जो कि हमें किसका रिलेशन देते हैं, टेम्परेचर का, प्रेशर का और वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ गैसेस का रिलेशन देते हैं, उसको कहा जाता है गैस लॉज। होप सो आपको समझ में आएंगे तीनों लॉज हमने डिटेल में स्टडी किए हैं 11th स्टैंडर्ड में और आज वापस हमने इसको रिवाइज किया है। लेकिन याद रखो ये हायर टेम्परेचर के लिए प्रूव होते हैं, लोअर टेम्परेचर के लिए थोड़ा डेविएट होते हैं। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलता जाएगा। ओके, अब देखो बच्चों तीनों लॉज हमने स्टडी किए, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। सपोज उसके पहले हम एक इक्वेशन बनाते हैं, उसके ऊपर बहुत बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो अभी हमने स्टडी किया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या फिर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एज पर द बॉयल्स लॉ। अगर हमने ये P इधर शिफ्ट किया तो हमें मिलेगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/P, तो हमें इक्वेशन मिलेगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली सपोज मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमने देखा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब इससे हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो यहाँ V को अगर हमने इधर शिफ्ट किया V डिवाइड बाई T इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो इससे हमें पता चलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और तीसरा लॉ हमने क्या देखा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं P इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ पे देखो, इससे हमें पता चलता है P और V ये दोनों भी क्या है, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर को। तो कंबाइन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, राइट, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, ये T अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, P डिवाइड बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलता है। समझ में आया मैंने क्या बताया? देखो यहाँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बताया। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बताया। तो P और V दोनों भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू T, और ये T अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या होता है, डिवाइड होता है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू T, और ये T हमने इधर शिफ्ट किया तो ये डिवाइड होगा, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिलता है PV डिवाइड बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसका मतलब क्या कि चाहे आप प्रेशर वॉल्यूम चेंज करते रहो तो उसके साथ साथ जो ये रेशो रहेगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमें हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। मतलब इनिशियली आपने प्रेशर P1 V1 या फिर T1 रखा और फाइनल आपने रखा P2 V2 डिवाइड बाई T2, तो आप प्रेशर वॉल्यूम चेंज करते गए तो उसके साथ साथ ये जो रेशो है वो चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। ये इसका मीनिंग है। मतलब इससे हम लोग ये फॉर्मूला बता सकते हैं P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2। ये फॉर्मूला हमेशा वेरीफाई होगा, प्रूव होगा। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। सपोज कंसीडर करते हैं यहाँ पे एक रिवर है और रिवर में यहाँ पे एक एयर बबल है जिसका वॉल्यूम दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब V1 आपको दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ का टेम्परेचर जो है उसको हम T1 बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू 12 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है वो डेप्थ दी है 40 मीटर, और वो एयर बबल जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा ये हमें पूछा है, V2 पूछा है। मतलब V1 दिया है आपको, जब एयर बबल यहाँ पे रहेगा उसका टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 12 डिग्री सेल्सियस है, वो ये एयर बबल यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो T2 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, और हमें V2 निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले बात, यहाँ पे 40 मीटर ये डेप्थ दी है तो प्रेशर उन्होंने नहीं दिया है। हमारा फॉर्मूला क्या है, P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय T2। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग V2 निकालेंगे, लेकिन हमें P1 और P2 दोनों पता होने जरूरी है। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे जो प्रेशर है
वो प्रेशर क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, दैट इज इक्वल टू P0 हम लोग देख सकते हैं। ये क्या रहेगा, दैट इज P2, क्योंकि ये ऊपर का T2 है तो मतलब ये P2 रहेगा। और P1 क्या रहेगा, P1 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहेगा ही इसके ऊपर, प्लस इतनी डेप्थ में जो प्रेशर है वो कितना है, ρGH, तो वो ρGH प्लस P0 हमें P1 मिलेगा। मतलब आपको P1 मिल गया। P1 हम लोग पहले निकालते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमें पता होती है, P2 निकालेंगे और फिर ये सभी वैल्यूज पुट करके आप लोगों को V2 मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग P2 लिख लेते हैं, P1 निकाल लेते हैं। P1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखो P0 प्लस ρGH, और P0 कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। P0 की वैल्यू कितनी होती है, P0 इज इक्वल टू P2, वो क्या है, P0 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर मतलब कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हमने बहुत बार ये एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात की है, तो वो रहेगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको P2 मिला, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करके हमें P1 मिलेगा। तो P1 इज इक्वल टू होगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस रो कितना होता है, 10⁻³ इंटू G हम 10 लेंगे, इंटू H कितना दिया है, 40। तो इससे हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। इसको अगर हमने 1 कंसीडर किया फॉर एग्जांपल, तो ये होगा 10 टू द पावर 3, ये 1, और इसको 40 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 4 की ऑर्डर में, 4 इंटू 10 टू द पावर 1, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 5, मतलब ये होगा 1 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 5। तो इससे हम लोग 10 टू द पावर 5 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 5, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 5। ये हमें क्या मिला, P1 मिला। मतलब P1 की वैल्यू मिल गई, P2 की वैल्यू मिल गई। इससे आप लोग ये सभी वैल्यूज पुट करके V2 निकाल सकते हैं। लेकिन T1 और T2 की वैल्यू उन्होंने डिग्री सेल्सियस में दी है। हमेशा याद रखो, हमें इनको डिग्री केल्विन में SI यूनिट में पुट करना है, क्योंकि बाकी सभी यूनिट्स हमने SI डाले हैं, तो ये भी हमें SI यूनिट में पुट करना पड़ेगा। तो SI यूनिट में T1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 12 प्लस यहाँ पे हम लोग 273 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 285 डिग्री केल्विन, और इसमें भी हम लोग अगर 273 ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 300 डिग्री केल्विन। मतलब देखो डिग्री केल्विन, सॉरी, T1 हमें 285 डिग्री केल्विन मिल रहा है, T2 हमें 300 डिग्री केल्विन मिल रहा है। तो ये वैल्यूज हम लोग पुट करके यहाँ पे V2 निकालेंगे। तो सबसे पहले V2 के लिए टर्म्स को अरेंज कर लो। तो V2 इज इक्वल टू ये P1 V1 एज इट इज रहेगा डिवाइड बाई T1, ये T2 इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा और P2 डिवाइड होगा। अभी सभी वैल्यूज आप लोग पुट कर सकते हैं। P1 की वैल्यू क्या है, देखो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू V1 की वैल्यू क्या दी है, V1 क्या दिया है, देखो ये V1 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो ये हम लोग 1 डालेंगे। सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने दो, बाद में हम लोग उसको सेंटीमीटर क्यूब में ही डालेंगे V2 को। T1 क्या दिया है, देखो 285 दिया है, इंटू T2 क्या दिया है 300 डिवाइड बाय P2 क्या दिया है, P2 अभी निकाला हमने, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर 5 लेते, 1.01 है लेकिन 1 ही डाल दो। तो यहाँ पे ये 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 5 कैंसिल होगा, और ये 5 डिवाइड बाय 285 को डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, तो ये आएगा 57। तो ये आंसर हमें मिल रहा है 300 डिवाइड बाय 57। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इट इज इक्वल टू 5, सो दैट इज इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग ये आंसर हमें मिलता है। तो 5 सेंटीमीटर क्यूब ये वैल्यू हमें V2 की मिलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है, एक्चुअली ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन दिया है 3 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन 3 दिया है 5 सेंटीमीटर क्यूब, और 4 दिया है 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।